idea who I was talking about. Listen to Mommy! Stay village! हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली मूवी द रेस्ट एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 6 की रेटिंग है। ये मूवी मुझे खास करके इसलिए पसंद आई क्योंकि एक छोटे बजट की मूवी होने के बावजूद इसमें ट्रू हॉरर के अलावा सस्पेंस को काफी अच्छी तरीके से दर्शाया है। कहने को तो इसमें दिखाई कहानी मिथ्स पर बेस्ड है, जो मैं मूवी के एंड में शेयर करूंगा। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी शुरू होती 35 साल पीछे किसी गुमनाम घर से, जिसके आंगन में बिखरे खिलौनों से साफ नजर आता है कि जैसे घर के लोग कहीं गायब हो और उनके घर पर जरूर एक बच्ची है। ये सब इग्नोर करते हुए बेबीसिटर दरवाजे पर दस्तक देती है, पर सामने के दरवाजे से कोई जवाब नहीं देता, इसलिए फिर पीछे के दरवाजे से एंटर करती है। वो पहले मिसेस गैम्बल्स को आवाज देती है, पर कोई जवाब नहीं आता और घर का फोन हैंग अप मिलता है, जिससे उसे अब भी कोई शक नहीं होता और कैजुअली अपने मॉम को इन्फॉर्म करती है कि वो बेबी सिटिंग के लिए मिसेस गैम्बल्स के घर पहुंच गई है। वो फोन पर बिजी होती है कि उसे घर का पौधा पूरी तरह से मुरझाया दिखाई पड़ता है और फिर तभी उसे बेसमेंट से किसी की आहट सुनाई पड़ती है और यहाँ से उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है। जब वो धीरे धीरे बेसमेंट से नीचे उतरती है, उसे गैम्बल्स के फैमिली फोटो नीचे पड़ा मिलता है, जिस पर मिस्टर गैम्बल्स के आंखों पर अजीब कारण से स्क्रैच किया होता है। जैसे ही वो अपना नजर घुमाती है, मिसिस जोआन अपने बच्ची को अजीब तरह से गोद में लिए दिखाई देती है, पर जैसे ही मिसिस जोआन पलटती है, उसे उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर दिखाई पड़ता है, क्योंकि मिसिस जोआन अपने ही बेटी को खा रही होती है। और जब वो डर के मारे भागने की कोशिश करती है, मिस्टर गैम्बल्स दरवाजा को लॉक कर देते हैं और वो सीन कोई अजीब साइन के साथ कट होकर मूवी के लीडिंग एक्टर बेन की तरफ मुड़ जाती है, जिसे देखकर ऐसा नजर आता है जैसे वो पानी में डूब रहा हो। और फिर मूवी फिर से बेन के समय से 5 दिन पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जब वो अपने डैड के घर ट्रैवल करते दौरान झटके में उठता है, मानो पानी में डूबना और ये समय उससे कनेक्टेड है। पर आखिर मूवी शुरुआत में 35 साल पीछे और फिर से बेन के 5 दिन पीछे क्यों मुड़ जाती है? इसका काफी बड़ा प्लॉट है, जो हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। 17 साल के बेन का बैकग्राउंड दे तो उसके मॉम डैड का डिवोर्स चल रहा होता है। अपने फैमिली के फ्रैक्चर्ड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए डिप्रेशन में जाने लगता है। क्योंकि नेचर से वो काफी सेल्फिश होता है, जिसे दूसरों की खुशी की कोई पड़ी नहीं होती। इसीलिए एक बार अपने पड़ोसी के घर से डिप्रेशन की गोलियां चुराते दौरान भागते समय 2nd फ्लोर से गिर जाने के कारण उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। तब उसके डैड, जो एक लोकल मरीन चीफ है, उसे अपने साथ समर बिताने के इरादे से अपने घर इनवाइट करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ बैक टू ट्रैक ला सके। बस सफर के दौरान एक बुजुर्ग महिला बेन के प्लास्टर पर बने ड्राइंग्स के लिए उसे लिटिल आर्टिस्ट कहकर उसकी तारीफ करती है। डैड के घर पर डिनर से पहले वो अपनी फैमिली फोटो नोटिस करता है, जिससे हमें उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में पता चलता है। डैड उसे दिल से एक बाइसिकल गिफ्ट करते हैं ताकि वो यहाँ कम्यूट कर सके, पर सेल्फिश बेन रिजेक्ट कर देता है, बस इसलिए क्योंकि उसे मॉम से एक कार मिलने वाली होती है। वहीं डिनर के दौरान जब बेन गेम खेल रहा होता है, बेन के डैड से साफ समझ आता है कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं और एक डैड के नजरिए से वो काफी कूल भी है। उनके अलावा बगल में टाई अपने रॉक एंड रोल टाइप्स वाइफ एबी और अपने 2 बच्चों के साथ समर वेकेशन बिताने के इरादे से यहाँ ठहरे होते हैं। बेन अपने डैड से उनके मरीन के काम पर निकल पड़ता है, जहाँ उसकी कलीग मैलोरी को उस पर क्रश आता है, पर अपने डैड को उनके कलीग और न्यू गर्लफ्रेंड सारा के साथ देखने के बाद वो हैंडल नहीं कर पाता। उसी दौरान पड़ोसी एबी अपने बेटे के साथ हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है और जब वो कहीं बिजी होती है, डिलियन को पेड़ पर एक मार्किंग दिखाई देता है। इतना कम नहीं था कि उसके बगल के पेड़ से डिलियन को उसकी मॉम की आवाज में पुकार सुनाई देने लगती है और जब वो डर के मारे उसके तरफ नहीं बढ़ता है, वो वॉइस उसके मॉम की आवाज के भेस में उस पर भड़कने लगती है और आखिर में उसकी आवाज जैसे किसी चुड़ैल की आवाज में बदल जाती है और उस होल से उसे एक भूत या हाथ निकलते दिखाई देता है। पर ऐन मौके पर एबी आ जाती है, पर जैसे ही डिलियन फिर से पेड़ की तरफ नजर घुमाता है, अब वो पेड़ गायब हो चुका होता है। घर लौटने पर टाई को पता चलता है कि अनजाने में एक डियर एबी के कार के सामने आ गया और क्योंकि डियर एक अच्छा मीट माना जाता है, उसे पकाने के इरादे से उसने घर ले आई, पर वो उसे गट करना हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए उसे आधे में वहीं छोड़ देती है। उसी रात जब एबी अपने मूवमेंट में बिजी होती है, उस डियर के पेट से कोई भूतिया जैसा क्रीचर रेंगते हुए निकलता है और वो सीन फुल मून के शॉट के साथ कट हो जाती है। पर फिर सोते समय बेन को अपने छत पर किसी की आहट महसूस होती है और जैसे ही वो आवाज को फॉलो करते करते पड़ोसी के आंगन पहुंचता है, उसके सामने एक अजीब और डरावना
क्रीचर दिखाई पड़ता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझे, टाई उसकी प्रॉपर्टी पर एंक्रोचमेंट करने के लिए उसे टोक देता है और वहीं वो क्रीचर मौका देखकर कहीं छिप जाता है। अगली सुबह एबी नोट करती कि उसके आंगन के पौधे किसी कारण से मुरझाते जा रहे हैं और जैसे ही वो घर में बढ़ती है, दूसरा पौधा भी ऑडियंस के सामने मुरझाने लगता है। वहीं ग्रोसरी शॉपिंग करते दौरान बेन की मॉम उससे फोन पर आई मिस माई बॉयज कहती है और बेन किसी कारण से उसकी इस बात पर अटक जाता है। पर डैड का टॉपिक आने पर उसका माइंडसेट डेविएट हो जाता है क्योंकि वो खुश नहीं रहता कि उसके डैड किसी सारा नाम के लड़की को डेट कर रहे हैं और उसे उनके साथ आज डिनर भी अटेंड करना है। पर तभी संयोग से मैलोरी आ जाती है और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि इसका मतलब उसे सारा को डिनर पर झेलना नहीं पड़ेगा। लेट नाइट पार्टी के दौरान बेन और मैलोरी में अच्छी बनने लगती है। वहीं जब वो उसके प्लास्टर पर अपना नाम लिखने जाती है तो उसे इनफ स्पेस नहीं मिलता, पर वो आखिर ऐसा क्यों कहती है ये मूवी के क्लाइमेक्स में रिवील होगा। एक तरफ बेन पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ एबी का बच्चा काफी देर से रो रहा होता है क्योंकि उसके बगल में वही भूतिया क्रीचर घाट लगाए बैठा होता है। अब एबी रोने की आवाज सुनकर चेक करने के इरादे से बच्चे के रूम में आती है, पर उसे अजीब कारण से उसका बच्चा ढका मिलता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाती है उसे सिर्फ डाल की गठरी मिलती है। इससे पहले कि वो टाई को इन्फॉर्म करे, वो क्रीचर उसे नीचे खींच लेता है और वो सीन वहीं कट हो जाती है। पर उसी दौरान देर रात जब बेन लौटता है, वो नोटिस करता है कि एबी अनजान कारण से हाथ में कुछ लिए झाड़ियों में जा रही है। वो उसे पुकारता है पर वो पलटती नहीं है। वहीं उसके डैड उस पर बहुत बरसते कि उसने बिना बताए डिनर मिस किया। पर अगली सुबह टाई को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं कि उसका बच्चा मिसिंग है। वहीं एबी के भी अजीब हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पोजेस्ड हो और अनजान कारण से डिलन को घूरने लगती है। हद तब हो जाती है जब डिलन अपने मॉम को अजीब हालत में अकड़ते हुए देखता है। अब आधी रात हो जाती है और बेन ऑफिस बोर्ड पर मैलोरी की पिक्चर ऑब्जर्व करता है। डैड के बिजी होने के कारण वो उसे उनके लिए रुकने को कहते हैं, पर बेन को जाना होता है, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर सारा से लिफ्ट लेता है, जो स्मॉल टॉक करने के इरादे से उससे शेयर करती है कि वो बहुत अच्छी कुक है पर मिल्क से उसे एलर्जी है। घर पहुंचने पर बेन को पता चलता है कि डिलन अपने मॉम से डरकर उसके रूम में छिप गया। डिलन की हालत देखने के बाद अब उसे भी उनके फैमिली पर शक होने लगता है, पर एबी को किसी तरह पता चल जाता है कि ना कि डिलन बेन के घर में है पर वो उसके रूम में छिपा है, इसलिए उसके घर पर दस्तक देती है। एबी अब एक साधारण रेड पीस में मूवी में ये सीन काफी डरावना लगता है। वो अजीब कारण से नीचे की तरफ देखते हुए पूछती कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर हैं। जब बेन एबी को झूठ बोलता है कि डिलन उसके घर पे नहीं है तो वो उसका दूसरा हाथ तोड़ने की धमकी देती है, पर तब तक टाई आ जाता है, जिनकी आवाज सुनते ही डिलन मॉम से बचते हुए सीधे डैड की तरफ भागता है। सोने के दौरान डिलन अपने डैड को वार्न करने की कोशिश करता है, पर वो उसका बचपना समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। अब टाई सोने से पहले अपने घर में एक पूरा रूम खाली ऑब्जर्व करता है, पर उसे याद नहीं आता कि ये रूम पहले से खाली था या अब भी उसकी नजर गई। उसी रात जब टाई और एबी मेकआउट में बिजी होते हैं, तब हमें एबी का असली रूप दिखाई देता है। पर अगले दिन बेन को पता चलता है कि डिलन हमेशा की तरह अपने मरीन क्लास के लिए नहीं लौटा, इसलिए तुरंत चेक करने के इरादे से टाई से उसके बारे में पूछताछ करता है। पर बेन के लिए हैरानी की बात तब हो जाती है जब टाई सीधे इनकार कर देता है कि कभी उसके पास कोई बेटा भी था। वो बेन के बार बार बताने पर भी यही जवाब देता है कि उसके पास कभी भी कोई बच्चा नहीं था। पर जब बेन उनके पोर्च पर एक मार्किंग ऑब्जर्व करता है और उस पर तुरंत इंटरनेट की मदद से रिसर्च करने लगता है, तब मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। ये वही साइन है जो मूवी के शुरुआत में और डिलन ने एक पेड़ पर देखा था। मिथोलॉजिकल इतिहास के अनुसार ये मार्किंग्स एक चुड़ैल कॉल्ड डार्क मदर उस घर में बनाती है जो उसे पसंद आ जाता है, और उस चुड़ैल का जन्म एक श्रापित पेड़, पत्थर और जड़ से होता है और उनकी भूख भूले हुए लोगों से मिटती है और नमक उनके लिए तेजाब सा होता है। पर इस पूरे पहेली का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है हमें थोड़ी देर में समझेगा। अब बेन उन पर नजर रखने लगता है और टाई को देखकर अब भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं एबी सेलर से निकलने पर उसे तुरंत लॉक करते दिखाई देती है और सेलर का कोई गार्बेज डंप करती है। बेन मैलोरी को भी सब बताने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात को यकीन नहीं कर पाती। पर सच का पता करने के इरादे से मैलोरी उनके घर पर एक नोट ड्रॉप कर जाती है कि उन्हें पता है कि आखिर उस सेलर के नीचे क्या है। नोट पढ़ने के बाद टाई को भी अजीब लगता है, इसलिए तुरंत खुद सेलर चेक करने बढ़ता है, पर एबी उसे रोक देती है और उसके कान में कुछ कहने के ठीक बाद उसके कान से काला खून बहने लगता है और वो जैसे ज़ॉम्बी की तरह वहीं फ्रोज हो जाता है। पर सबसे डरावनी बात ये होती कि एबी ने मैलोरी को नोट डालते हुए और बेन को उस पर स्पाई करते हुए देख लिया होता है। अब रात हो जाती है और सारा अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलने लगती है, पर फिर तभी मैलोरी कुछ काम से आ जाती है। पर जैसे ही मैलोरी काम खत्म करके निकलने लगती है, वो नोट करती है कि ऑफिस का डोर अब भी खुला है और वहीं उसके निकलने के बाद हमें दिखाई देता है कि मैलोरी का एक फैमिली पिक्चर मिसिंग है। वहीं बेन अब भी उन पर नजर
नजर बनाए रहता है। जैसे ही उसे रास्ता साफ दिखाई देता है वो तुरंत एबी के उसी गार्बेज को चेक करता है और अब वो और भी हैरान हो जाता है क्योंकि एबी ने किसी कारण से अपने बच्चे और डिलन के सारे सामान फेंके होते हैं और टाई अब भी ज़ॉम्बी की तरह पेश आ रहा होता है। वहीं एबी का शरीर जैसे उसी चुड़ैल के फॉर्म में धीरे धीरे बदलने लगता है। अब अगले दिन अपने परिवार को सेफ रखने के इरादे से अपने घर के चारों तरफ नमक बिछाने लगता है, पर फिर तभी बिना किसी वार्निंग के एबी डरावने तरीके से उसके तरफ बढ़ने लगती है। पर बेन डर के मारे दरवाजा लॉक कर देता है और तभी कुछ स्क्रैच करने की आवाज आती है और फिर वो मैलोरी का नोट उसे रिटर्न करके वहाँ से चली जाती है। अब बेन और नहीं रुक सकता, इसलिए जब उनकी नजर नहीं होती है तो वो चोरी से उनके सेलर में घुस जाता है और वहाँ पर एक पेड़ पर अजीब सा स्कल और उस पर उनके फैमिली फोटो देखने के बाद मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील होता है। दरअसल वो पेड़ उसी मिथोलॉजिकल पेड़ के टहनियों से बना होता है जो अपने काले जादू की मदद से जिस किसी भी इंसान का पिक्चर उस पर टंगा होगा और जिस किसी की भी आंखें स्क्रैच होंगी चुड़ैल उसके मेमोरी को खा रही होती है। सिंपल शब्द में क्योंकि टाई की आंखें यहाँ स्क्रैच होती है इसका मतलब चुड़ैल उसके बच्चों को खाकर टाई के मेमोरी के कुछ हिस्से को बदल देती है, जैसे उसके बच्चे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑल्दो वो दूसरों के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ बेन के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं। यही कारण है कि उस समय बेन के डिलन के सवाल पर टाई ऐसे पेश आता है जैसे उसे सच में कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए जब टाई अपने घर में एक खाली रूम देखता है वो दरअसल उसी के छोटे बच्चे का था जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि ये रूम आखिर किसके लिए था। जब उस चुड़ैल ने डिलन को देखा तो उसकी फैमिली को अपना अगला शिकार बनाने के इरादे से उसने पहले डियर को पोजेस किया और जानबूझकर एबी की गाड़ी के सामने आई ताकि एबी मीट के लालच में उसे अपने घर ले जाए। एबी को चुड़ैल ने पहले ही पोजेस कर लिया था। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो क्योंकि एबी पहले रॉक एंड रोल स्टाइल टैटूड गर्ल थी, पर पोजेशन के बाद उसके कपड़ों के स्टाइल एकदम बदल गए। इसका मतलब ये भी है कि वो चुड़ैल आसानी से किसी भी शरीर को पोजेस कर सकती है बिना किसी को पता चले। उस रात जब बेन ने एबी को देखा था दरअसल वो बच्ची को उसी पेड़ की तरफ ले जा रही थी। जैसे जैसे वो परिवार के लोगों को खाती है उस चुड़ैल का असल शरीर पोजेस के बॉडी से निकलने लगता है, इसलिए पोजेस्ड एबी का शरीर शॉवर के दौरान अकड़ रहा था। वो चुड़ैल सिर्फ घर के मदर को पोजेस करके उनके बच्चों का शिकार करती है जिसके लिए वो सबसे पहले घर के प्रोटेक्टर्स की मेमोरी को गायब करती है और जब भी वो किसी पौधों के सामने आती है वो तुरंत मुरझाने लगते हैं। वो पेड़ भी सिर्फ इसलिए डिलॉन को दिखाई देता है क्योंकि चुड़ैल सिर्फ बच्चों को अपने तरफ लूर करती है। सबसे बड़ा धक्का बेन को तब लगता है जब उसे मैलोरी का वही मिसिंग पिक्चर मिलता है और अब हम जब उस सीन को फिर से स्लो मोशन में ध्यान से देखते हैं तब हमें खिड़की पर पोजेस्ड एबी साफ दिखाई देती है जो वहाँ उस समय उस पिक्चर को गायब करने आई थी ताकि वो मैलोरी के ताक झाक का बदला ले सके। यही कारण है कि मैलोरी को वो दरवाजा खुला मिला था। फोटो से साफ नजर आता है कि चुड़ैल का अगला टारगेट मैलोरी की छोटी सिस्टर लिली है, जो बेन को कंफर्म हो जाता है जब मैलोरी भी टाई की तरह किसी भी सिस्टर के होने को इनकार कर देती है। इसीलिए गार्डन में खेलते दौरान जब लिली मैलोरी को पुकारती है वो उसे स्ट्रेंजर किड समझकर कंप्लीटली इग्नोर कर देती है और जब तक बेन लिली तक पहुंचे पोजेस्ड एबी उसे अगवा कर चुकी होती है। पर लिली की चीख सुनते सुनते वो उस तक किसी तरह पहुंच जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो चुड़ैल लिली को नीचे निगलने में सफल हो जाती है और इस हाथापाई में बेन एक पत्थर से टकरा जाने के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। अब रात बीत जाती है और जब बेन को होश आता है वो पेड़ फिर से गायब हो चुका होता है, पर बेन की मुश्किल अब भी खत्म नहीं हुई होती क्योंकि जब वो घर लौटता है उसके घर पर पुलिस आई होती है क्योंकि उसने पड़ोसी के घर में घुसपैठ की थी। बेन को देखने के बाद डैड रिस्पॉन्ड करते कि उन्होंने उसे अपने रूम में रहने को कहा था और फिर सैरा विल गिव यू सम प्राइवेसी कहकर वहाँ से चली जाती है। अब बेन डैड को सब समझाने की कोशिश करता है और उन्हें पड़ोसी के सेलर को चेक करने को बार बार फोर्स करता है, पर उन्हें लगने लगता है कि बेन फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और उसे तुरंत साइकियाट्रिक की जरूरत है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उसे अगले दिन अपने मॉम के यहाँ भेजने का तय करते हैं। बेन अब पूरा टूट जाता है कि आखिर वो डैड को कैसे समझाए। सैरा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, पर फिर तभी बेन की नजर सैरा पर पड़ती है जो कॉफी में मिल्क मिला रही होती है, जबकि मिल्क से उसे कम्प्लीटली एलर्जी है। वहीं नजदीक के फ्लावर्स मुरझाता देखने के बाद उसका शक पक्का हो जाता है कि उस चुड़ैल ने अब सैरा को पोजेस किया है और उस पर नमक से वार करता है जिससे वो अपने असली रूप में बदलने लगती है। जैसे ही वो बेन पर अटैक करने बढ़ती है बेन ऐन मौके पर उस पर चाकू से वार कर देता है, पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और सैरा को घायल देख उन्हें यकीन हो जाता है कि बेन सच में पागल होता जा रहा है क्योंकि सैरा उसके सामने अटैक का फेक एक्टिंग करने लगती है और अब जानलेवा हमला के कारण ऑफिसर्स उसे जुवेनाइल जेल के लिए साथ ले चलते हैं। पर निकलने से पहले बेन सैरा को उसकी कार के ऑफिसर को कान में कुछ कहते देख लेता है जिससे अब वो पूरी तरह से डरने लगता है क्योंकि इसका मतलब आगे कुछ होने वाला है। वो डैड को उसका यकीन कराने की बहुत विनती करता
रहता है कि वो सारा असली सारा नहीं है, पर उसके डैड नहीं समझ पाते और ऑफिसर बेन को लेकर निकल जाता है। अब बेन के डैड खुद स्टेशन के लिए निकलने लगते, पर सारा इस नाजुक मोमेंट पर भी अजीब पेश आने लगती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। पर अब सारा की अजीब हरकतों के बाद उन्हें बेन के बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है, इसलिए सबसे पहले पड़ोसी के सेलर जाते हैं। वहीं उस पुलिस ऑफिसर को पोजेस सारा ने उसे मारने का ऑर्डर दिया होता है, इसलिए ऑफिसर पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय उसे एक सुनसान झील ले जाकर उसे डुबाने की कोशिश करता है। और अब मूवी अपने प्रेजेंट समय की तरफ मुड़ जाती है, पर लकीली पुलिस को होश आने लगता है कि वो गलत कर रहा है। इससे पहले कि चुड़ैल की शक्ति में वो बेन को शूट कर दे, वो खुद को ही मार देता है। वहीं उसके डैड को सेलर में कुछ नहीं मिलता, पर जब वो टाई को ज़ॉम्बी की तरह गराज की तरफ जाते देखता है, वो उनका पीछा करते हैं और अब उनके पूरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल रियल एबी के शरीर से फाड़कर निकली होती है और टाई ने एबी के काली जादू के असर में आत्महत्या कर ली। पर सबसे बड़ी खोज टाई के फैमिली फोटो के अलावा उन्हें अपनी पिक्चर मिलती है, जहाँ तीनों के आंखें स्क्रैच्ड होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, पोजेस सारा डियर का स्कल पहने उन पर पीछे से वार करती है और वो सीधे उसी पेड़ पर जा गिरते हैं और वो जैसे तैसे रेंगते हुए भाग निकलते हैं। पर वहीं अब गराज में आग लग जाती है। पोजेस सारा उन्हें मारने ही वाली होती है कि ऐन मौके पर बेन उसे शूट करके खत्म कर देता है, पर उनकी मुसीबत अब भी टली नहीं होती, क्योंकि वो चुड़ैल सारा का भी पेट फाड़ते हुए निकल आती है और दोनों तुरंत कार से भागने लगते हैं। पर जब ये सब चल रहा होता है, वो पेड़ पूरी तरह से जल जाने के बाद बेन के फैमिली फोटो का असली रहस्य दिखाई देने लगता है और बेन को अपने प्लास्टर पर ड्राइंग्स के अलावा उसे कुछ याद आने लगता है। और यहाँ मूवी का क्लाइमैक्स रिवील होता है, जिसे समझाने के लिए मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। दरअसल पोजेस सारा ने बेन की भी मेमोरी गायब कर दी थी। पेड़ के जल जाने के बाद उसे अपनी ओरिजिनल मेमोरी याद आने लगी कि कैसे जब वो बस में सफर कर रहा था, तब वो बुजुर्ग महिला लिटिल आर्टिस्ट कहकर उसकी नहीं बल्कि उसके छोटे भाई नेथन की तारीफ कर रही थी, जिसने बेन के पूरे प्लास्टर को ड्राइंग से भर दिया था। इसीलिए पार्टी के दौरान मेलरी को ड्रॉ करने के लिए उसके प्लास्टर पर जगह नहीं मिला, क्योंकि नेथन ने पहले ही उस प्लास्टर को ड्राइंग से भर दिया था, जो बेन को बिल्कुल भी याद नहीं था। यही कारण है कि एक समय जब अपने मॉम से बात करते दौरान वो उससे पूछती है कि हाउ आर माय बॉयज, बेन ने अपने ओरिजिनल मेमोरी में इसका कुछ जवाब दिया था, पर क्योंकि उसके मैनिपुलेटेड मेमोरी में उसे याद नहीं था, वो बीच में अटक जाता है। वहीं डिनर के दौरान बेन जो गेम खेल रहा था, वो दरअसल नेथन के साथ खेल रहा था। सारा के साथ जब बेन डिनर मिस करता है, तब टेबल पर हमें 4 प्लेट साफ दिखाई देते हैं। पोजेस एबी जब डिलन के खोज में सवाल करती है कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर हैं, उसने सवाल दरअसल नेथन से किया था। उसके डैड भी जब ये कहते कि यू आर सपोज्ड टू बी इन योर रूम, वो भी नेथन के लिए था। सारा भी जब विल गिव यू सम प्राइवेसी कहकर चली जाती है, वो दरअसल नेथन को अपने रूम में ले जा रही होती है। अब तक जो दिखाया था वो बेन के मैनिपुलेटेड मेमोरी के नजरिए से था और पोजेस एबी ने बेन के घर को तब मार्क किया जब वो मैलोरी का नोट लौटाने के बहाने से आई थी, इसीलिए बेन को उस समय कोई स्क्रैचिंग का आवाज सुनाई दे रहा था। मूवी इसलिए 5 दिन पीछे के समय से शुरू की गई ताकि डायरेक्टर ऑडियंस को बेन की मैनिपुलेटेड मेमोरी दिखा सके, जिसमें से पोजेस सारा ने उसके छोटे भाई नेथन की मेमोरी मिटा दी। मूवी में 5 दिन पीछे दिखाने का इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसे दिखाते जैसे जब एक्चुअल में सारी घटना घटी, तो नेथन बेन को साफ दिखाई देता, ऑल्दो उसे याद नहीं रहता कि नेथन उसका छोटा भाई है। ठीक जैसे लिली के केस में हुआ, जब मैलरी को याद नहीं रहता कि लिली उसकी छोटी बहन है। और वहीं मूवी में 35 साल पीछे की घटना इसलिए दिखाई गई ताकि ऑडियंस को आइडिया मिल सके कि आगे एक्सपेक्टेड क्या है, और वहीं उन मार्किंग और सीन्स की मदद से सस्पेंस बना रहे, वरना उस पूरे परिवार का आगे की कहानी से कोई रिलेशन नहीं है। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर फोटो पर स्क्रैच करने पर उनकी वो मेमोरी गायब हो जाती है, तो फिर उन 2 सिचुएशंस में उसके मॉम और डैड को कैसे याद रहा कि नेथन उनका बेटा है, क्योंकि उनकी आंखें भी स्क्रैच की गई थी। वेल, यहाँ मेरे ख्याल से कम्स इनटू पिक्चर कॉल्ड पर्सपेक्टिव, जिसे आप नजरिया कह सकते हैं, क्योंकि मूवी के शुरुआत से जो भी सीन्स दिखाए थे वो बेन के दिमाग में चल रहे मेमोरी के एंगल से थे, ना कि एक्चुअल घटती घटना। इसीलिए बेन के उस मैनिपुलेटेड मेमोरी में उसे छोड़कर उसके डैड और मॉम को नेथन के बारे में याद रहता है और वो उसे देख भी सकते हैं। पर अगर सेम सीन्स उसके डैड के मेमोरी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाए, तो उन्हें भी अपने मैनिपुलेटेड मेमोरी में नेथन नहीं दिखाई देगा और ना ही उन्हें अपने बेटे नेथन के बारे में याद रहता, जबकि उन्हीं की मेमोरी में बेन और उसके मॉम को साफ दिखाई देता और याद भी रहता कि नेथन उनके फैमिली का मेंबर है। अब सब याद आने पर नेथन तुरंत बचाने के इरादे से उसके रूम बढ़ता है, पर तब तक चुड़ैल ने उसको ले गई होती है। वहीं मैलरी का भी अपना ओरिजिनल मेमोरी लौट आता है और अपने सिस्टर को घर पर नहीं पाने पर उसे बेन से सब पता चल जाता है। इसलिए इससे पहले कि वो पेड़ फिर से गायब हो जाए, बेन तुरंत मैलरी की मदद से हिम्मत करके चुड़ैल की गुफा में एंटर करता है। उस खुफिया गुफा के कुछ अंदर जाने के बाद उसका सामना पहली बार डरावनी चुड़ैल से होता है, जो डिलन
डिलन को खा रही होती है। लकीली नेथन और लिली अब भी जिंदा होते हैं, जिन्हें वो कैसे तो गुफा से बाहर निकालता है। इससे पहले कि बेन एस्केप कर सके, चुड़ैल उसके पैर को पकड़ लेती है, पर ऐन मौके पर बेन के डैड फुल स्पीड में अपनी कार उस पर चढ़ा देते हैं। अंत में पेड़ को जला देने के बाद वो लोग शांति से वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और मैलरी ऑफिस आने पर बेन के डैड के लिए रखे गेट वेल सून बुके से एक फ्लावर अपने बालों पर लगाती है और बेन को आखिरी गुड बाय विश करके उसे वही फ्लावर भेंट करती है और उसे कभी ना भूलने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो जाने के कारण वो अपने फैमिली के साथ लौट रहा होता है। और वहीं मैलरी अपने रूटीन काम पर बच्चों को मरीन स्किल सिखाने निकल पड़ती है। पर फिर सफर के दौरान बेन नोटिस करता है कि वो फ्लावर प्लास्टिक से बना है और फिर मूवी मैलरी के अजीब लुक की तरफ जूम होते हुए खत्म हो जाती है। मूवी के एंडिंग से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि चुड़ैल ने अब मैलरी को पोजेस कर लिया है, इसलिए वो बच्चों को लेक के ऐसे सेक्लूडेड लोकेशन ले जाती है जहां वो आसानी से उनका शिकार कर सके। यही कारण है कि आखिर में मैलरी बेन को कह जाती है कि वो उसे कभी ना भूले, क्योंकि जैसा मिथ्स में कहा गया है वो चुड़ैल फॉरगॉटन के लोक पर सर्वाइव करती है। मूवी में फिर भी एक छोटी लूप होल जरूर रह गई, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ऑल्दो चुड़ैल के काले जादू से लोग अपनों को भूल जाते हैं, पर वो उन्हें फिर भी देख सकते हैं, जैसे लिली और मैलोरी के केस में। तो फिर जब बेन के डैड अपना फैमिली फोटो देखते हैं, उन्हें नेथन कैसे नहीं दिखाई देता। बेन का समझ आता है जब उसे नेथन नहीं दिखाई देता, क्योंकि रियलिटी में वो सब उसके मैनिपुलेटेड मेमोरी में चल रहा होता है। वहीं उसके डैड के केस में ये एक्चुअल लाइव घटना चल रही होती है। ये मैं बहुत रिसर्च के बाद भी कोई थियरी नहीं निकाल पाया। अगर आपको इसकी लॉजिक समझी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मूवी में दिखाए चुड़ैल के मिथ्स के अनुसार उसे मनहूस या डार्क मदर या बूहैग भी कहा जाता है, जिसमें वैम्पायर, डीमन और विच की काबिलियत होती है। वो बिना किसी को पोजेस करके उनकी आवाज मिमिक कर सकती है, जैसे वो डिलन को लूर करने की कोशिश करती है उसके मॉम के आवाज से। वो बच्चों के मांस पर सर्वाइव करती है, इसलिए सबसे पहले घर के प्रोटेक्टर्स की मेमोरी को खत्म करती है। पर वो अपने असली रूप में सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलती है, इसलिए डिलन के दौरान वो उसे दूर से ही लूर करने की कोशिश करती है। वो जिस ट्री पर शिकार का फोटो लगाती है वो उसके काले जादू का मंदिर होता है। मूवी में दिखाए चुड़ैल के मार्किंग्स दरअसल पेगन सिंबल फॉर अर्थ है, इसलिए उसका जन्म जड़, पत्थर और पेड़ से हुआ। इसलिए वो हमेशा अपने सारे शिकार को पेड़ के नीचे की गुफा में ले जाती है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी ली है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत मेहनत से ये वाली वीडियो बनाई है और क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।